Myself, Dr. Prem Prakash Kaushik. I am from Rajiv Gandhi College, and today we are going to discuss about BA first year lecture, that is geography lecture, and we are going to take the ninth chapter, and हमने इससे पहले जो वाले लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसमें हमने माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। माइग्रेशन क्या होता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेशन के प्रकार कौन कौन से हैं और ये इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, इनसे क्या होता है, जिससे माइग्रेशन होता है, इससे क्या इफेक्ट होता है। तो प्रवास के हम प्रकार के बारे में देखें तो प्रवास आमतौर पर दो प्रकार का होता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा है आंतरिक प्रवास। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है, जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है, ये जो एक देश से दूसरे देश में हम लोग जाते हैं तो इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं इसको हम लोग। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इसका हम देखें, पुरानी बातों को हम लोग देखें तो सम्राट अशोक जो हुआ था 269 से 232 ईस्वी के बीच में हुआ था, उसके शासनकाल में अनेक भारतीय दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में गए और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य भारतीय कलाओं का विमोचन किया, उसके बारे में बताया। प्राचीन एवं मध्य काल में मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया से बड़ी संख्या में लोग भारत में आकर बसे थे। इसी प्रकार 18वीं 19वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों की सहायता से बड़े पैमाने भारतीयों ने अफ्रीका के देशों में अपना संबंध स्थापित किया था। इसी प्रकार 1815 से 1840 ईस्वी के बीच में हम लोग देखें, पश्चिमी द्वीप समूह में अनेक भारतीय जो लोग थे उन्होंने गन्ने के खेतों में मजदूर के रूप में ले जाया गया और आज मॉरिशस की आधी जनसंख्या भारत की इसी जनसंख्या के अंदर आती है। इस प्रकार ब्रिटिश गयाना और त्रिनाद में भारतवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर 1970 के दशक की हम लोग बात करें तो अनेक शिक्षित और प्रशिक्षित भारतीय अच्छे रोजगार व गुणवत्ता की दृष्टि से अपने काम की तलाश में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में गए थे। 1947 के बारे में हम लोग देखें तो दिल कांप जाता है कि उस टाइम में भारत का पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और काफ़ी जनसंख्या माइग्रेट हुई थी। बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए थे, बहुत से पाकिस्तान से हमारे इंडिया में आ गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो माइग्रेशन काफ़ी हुआ था उस टाइम में। इसी प्रकार हम लोग 2001 की जनगणना में अन्य देशों से भारत में 51 लाख से अधिक व्यक्तियों का प्रवास हुआ था। इनमें 95% जो लोग हैं पड़ोसी देशों से आए थे, जैसे बांग्लादेश से 30 लाख, पाकिस्तान से 9 लाख, नेपाल से 5 लाख। इस प्रकार काफ़ी लोगों का आना हुआ था। तो ये जो माइग्रेशन है ये सदियों से हमारे देश में चला आ रहा है। आंतरिक जो प्रवास के बारे में हम लोग बात करें, जो इंटर स्टेट है, जो इंटर इंडिया के अंदर जो प्रवास है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। ये राज्य होता है और अंतर्राज्यीय, दो प्रकार का होता है। ये जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और एक राज्य के अंदर ही इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट के अंदर इंटर तालुका में ये रहते हैं, उसमें इनको शामिल किया गया है। तो भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वेच्छा से रोजगार की तलाश में आना जाना बहुत पुरानी परंपरा है। आरंभ में उत्तर प्रदेश से प्रवासी दिल्ली और कलकत्ता के औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों की ओर, दक्षिण भारत में हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे जो शहर हैं उसमें प्रवास लोग करते थे। ये अपने काम की तलाश में लोग करते थे। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार भारत के 14 बड़े राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां आने वालों की अपेक्षा वहां जाने वालों की अपेक्षा ज़्यादा है। वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु हैं। 8 राज्यों में आने वालों की लोगों की संख्या है वो अधिक है। ये वे हैं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात और ये इनमें ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए। जो आंतरिक प्रवास की धाराएं हैं, जो सोच है, जो किस प्रकार वहाँ जाते हैं, उसमें हम लोग अगर डिस्कस करें तो लोग हैं गांव से नगर को प्रवास करते हैं। इसी प्रकार गांव से गांव को प्रवास करते हैं, गांव से दूसरे गांव में प्रवास करते हैं। इस प्रकार गांव से गांव को प्रवास करते हैं, नगर से नगर को प्रवास करते हैं। तो ये धाराएं हैं जो उसको मनुष्य के
प्रवास को प्रभावित करती हैं। तो प्रवास शुरू से ही हमारे देश में काफ़ी शुरू से माना गया है। अब प्रवास के कारण क्या क्या है, हम लोग क्या क्या कारण है जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, क्यों जाते हैं लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्यों होता है, इसको हम लोग देखें तो इसके काफ़ी काउजेज हैं। तो सबसे जो जनसंख्या प्रवास को आकर्षक और प्रतिकर्ष दोनों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। तो आकर्षक कारक हैं जो इसको बोलते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब एक स्थान दूसरे स्थान को खींचता है। मनुष्य एक जगह से दूसरे जाने के लिए पुल आउट होता है, आदमी खींचा जाता है, उसको पुल फैक्टर बोलते हैं। जो नगर की ओर मनुष्य अपनी सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों का आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करता है, उसे हम लोग पुल फैक्टर बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो इसका कारक है वो है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन व सुविधाएं कमी या गरीबी और भुखमरी के कारण मजबूरी से गांव छोड़कर और दूसरे शहर की तरफ जाते हैं, ये अपने आपको आदमी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, एक अपने गांव को छोड़ने के लिए, अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, तो उसको पुश फैक्टर बोलते हैं। तो वहाँ से धक्का मार के वहाँ जाता है वहाँ, तो इसको पुश फैक्टर है। ये दो फैक्टर हैं, ये काफ़ी प्रभावित होती है। प्रवास अनेक कारणों से होता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जनसांख्यिकी का संक्षिप्त वर्णन हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखें तो आमतौर पर इसके मुख्य 2-4 कारण होते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पुश फैक्टर है, इसमें आदमी सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है। जैसे आदमी कृषि भूमि और बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या के कारण कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में एक निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार उपलब्ध करा पाता है, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर लिमिटेड हो, जनसंख्या का काम जो है वहाँ पर कृषि में लिमिटेड होता है, तो वहाँ पर सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हम लोग, तो लोग शहरों की तरफ या दूसरी जगह जाते हैं, तो इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो कारण है विवाह के लिए, जो मैरिज फैक्टर, ये भी काफ़ी प्रभावित करता है। सामाजिक रीति रिवाजों के तहत विवाह के उपरांत लड़कियों को माता पिता का घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। आमतौर पर यही हमारी धारणा है, हम लोग लड़कियां हैं ना, हमारे घर छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती हैं, तो उसको भी एक तरह का प्रवास ही बोलते हैं। जो तीसरा जो कारण है वो शिक्षा का कारण है। इसमें योग्यता की वृद्धि हेतु लोग शहरों में विभिन्न प्रकार के उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी इसी को प्रभावित करता है, तो वहाँ चले जाते हैं। इसका अगला जो कारण है, जो चौथा कारण है, सामाजिक असुरक्षा एवं प्रकोप का जो है ये कारण है। इसमें राजनीतिक अस्थिरता एवं गड़बड़ी, जातीय दंगे, देश विभाजन, वर्ग संघर्ष से परेशान होकर लोग सुरक्षित स्थानों को चले जाते हैं, अपने साथ शांतिप्रिय जिंदगी बिताने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। इसे सामाजिक नेसेसिटी बोलते हैं, सोशल नेसेसिटी बोलते हैं। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रमुख से चला जाता है, तो इसको भी हम लोग एक तरह का प्रवास का ही कारण मांगते हैं। अब प्रवास के परिणाम क्या होते हैं? अब एक आदमी ने प्रवास किया यहाँ से वहाँ तक, हम लोग दिल्ली से बम्बई गए या कहीं और गए, तो उसका प्रवास के कारण क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहला है जो आर्थिक परिणाम, इकोनॉमिक रिजल्ट होता है उसका। प्रवासी उद्गम प्रदेश में स्थित अपने घरों को कमाई का पैसा भेजते हैं। एक आदमी दूसरी जगह चला जाता है तो अपनी कमाई से जो पैसा मिलता है अपने घरों में पैसा भेजता है, अपने परिवार के लिए पैसा भेजता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई जो हुंडियाँ हैं वो विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। विश्व बैंक की प्रवास और हुंडी तथा तथ्य पुस्तिका है, उसके अनुसार 2018 के अनुसार विदेशों से हुंडी प्राप्तकर्ता के रूप में भारत सबसे पहला स्थान पर था। जो रोजगार के लिए जो पैसे भेजे जाते हैं उसमें हमारा भारत का स्थान पहले था, वो कमाई के पैसे यहाँ भेजता था। इसी प्रकार चीन 67 बिलियन था, मैक्सिको 36 बिलियन था, फिलीपाइंस 34 बिलियन था, मिस्र 29 बिलियन था। तो ये अलग अलग देश है, इसको दिया गया है, इनका डेटा दिए गए हैं। तो ये इतने कमाई करके और अपने परिवार में या अपने वहाँ भेजते हैं, तो इसका काफ़ी इफेक्ट होता है, काफ़ी उसका प्रभावित होता है। ये हुआ था। इसका दूसरा जो जनसांख्यिकीय कारण है, डेमोग्राफिक कारण है, उसके अनुसार प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वित्त होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास से नगरों में जनसंख्या की वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा आयु के कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनसांख्यिकीय संगठन का प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
तो इसका भी एक असर होता है। इसका तो तीसरा जो प्रभाव होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम होता है। हमारी जो संस्कृति है वो भी बदल जाती है। हम लोग दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति अपनाते हैं, और वहाँ के जो हमारे पास आते हैं वो यहाँ की संस्कृति अपनाते हैं, तो सांस्कृतिक जो इफेक्ट है वो भी प्रवास से पड़ता है। इसके बाद जो अगला कारण है, जो चौथा कारण है, ये एनवायरमेंटल रिजल्ट्स है इसके। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक भौतिक अवसंरचना पर प्रभाव पड़ता है। अंततः इसके नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियां और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में श्रम विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का ही एक कारण है। तो झुग्गी झोपड़ियों का जो एरिया है और बाकी संकुचित जो एरिया है वो इसी का परिणाम है। तो इसकी वजह से ये जो पर्यावरणीय नुकसान है ये होता है। और लास्ट वाला जो है, इसका आखिरी जो परिणाम है वो है कुछ मिले जुले कारण हैं। उसके अंदर हम लोग प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिससे उनके अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्त व्यवस्था में भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु साथ ही साथ उसकी सुविधता को भी बढ़ा देता है। तो ये काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं। एक जो प्रवास होता है ना, ये काफ़ी तरह से प्रभावित करता है हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारी दिनचर्या को। इस प्रकार से ये प्रभावित करता है, और इसकी वजह से ही हमारे जो ये सामाजिक कारण है उनकी वजह से जो प्रभाव पड़ते हैं, इसको हम लोग अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था आपका 9th चैप्टर, ये आज पूरा हो गया है। अगले वीक हम लोग अगला चैप्टर करेंगे, इसको आप लोग अच्छी तरह देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड नाइट।